निम्नलिखित में से कौन सा एक गहन गुण नहीं है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नोट। अब आप लोगों को पता होगा कि यदि इंटेंसिव नहीं है इसका मतलब वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि मात्रा बढ़ा देंगे तो उस प्रॉपर्टी का मान भी बढ़ जाए तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखो आप एंट्रोपी, आप लोगों को पता है एंट्रोपी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया सॉरी एक मात्रा आश्रित गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? मान लो किसी कंटेनर में 2 मोल गैस है या किसी कक्षा में 5 बच्चे हैं और दूसरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो ज्यादा अव्यवस्था कहाँ होगी? दोनों क्लासों में टीचर ने मत भेजो आप। अच्छा, सारे बच्चे शरारती हैं, ये मानो आप एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं, गैसीय फेज में है, तो ज़्यादा एंट्रोपी कहाँ होगी? जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब मात्रा बढ़ा देंगे ना तो एंट्रोपी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सर हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पूछा है? कोई बात नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं। आप तो ये देख लो क्या पूछ रहा है, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात कर रहा है, मात्रा आश्रित और मात्रा स्वतंत्र की बात कर रहा है। तो अपने को ये पता नहीं है गहन कौन सा है, विस्तीर्ण कौन सा है, तो ये तो पता है ना एंट्रोपी मात्रा आश्रित है। ठीक है। तापमान कैसा है? तापमान का मतलब क्वथनांक, गलनांक, ये सारे के सारे टेम्परेचर पर ना मात्रा पर डिपेंड नहीं करते। आप मान लो 2 ग्राम पानी लोगे तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 200 ग्राम लोगे तो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका मतलब तापमान जो है वो मात्रा स्वतंत्र है। केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक क्षमता, मतलब मान लीजिए कोई पदार्थ जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है या नमक पानी में क्रिया करता है, तो जैसा 2 ग्राम क्रिया करेगा वैसे 20 ग्राम क्रिया करेगा। कोई रिएक्शन एफिशिएंसी थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये भी मात्रा स्वतंत्र है। मोलर आयतन, चाहे आयतन तो मात्रा आश्रित है, लेकिन मोलर शब्द आ जाए या फिर विशिष्ट शब्द आ जाए, किसी के साथ भी मोलर या विशिष्ट शब्द लगने पर वो मात्रा से स्वतंत्र हो जाता है, वो मात्रा पर आश्रित नहीं रहता। जब यदि पदार्थ के साथ आप मोलर लगा देते हैं, इसका मतलब वो 1 मोल पदार्थ का आयतन हो गया, और विशिष्ट का मतलब 1 ग्राम पदार्थ का आयतन हो गया। तो मोलर शब्द आ गया मतलब वो 1 मोल का है, और विशिष्ट शब्द आ गया इसका मतलब वो 1 ग्राम का है, तब वो मात्रा स्वतंत्र है। अब देख लो जो अलग है वो आप लोगों का उत्तर है। नेक्स्ट, स्थिर तापमान, नोट करना, स्थिर ताप और दाब पर एक बंद प्रणाली यानी क्लोज्ड सिस्टम के लिए स्वतः प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस है यूनिवर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब यह क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, डेल्टा जी सिस्टम 0, स्वतः प्रक्रम में डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू 0 नहीं होगी, दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। डेल्टा जी सिस्टम इज लेस देन 0 होगा, हाँ डेल्टा जी क्या होगा स्वतः प्रक्रम में? नेगेटिव आएगा, तो इसका नंबर 4, केवल 4 सही है, ओनली 4th। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 500 से 200 केल्विन के बीच संचालित एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन द्वारा किया जा सकने वाला अधिकतम कार्य क्या होगा यदि 500 केल्विन पर 1000 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है? एक उत्क्रमणीय इंजन दिया है, उसमें आपको 2 टेम्परेचर दिए हैं, 500 केल्विन और 200 केल्विन। आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला कार्य ज्ञात करना है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जो नीटा है उसमें इंजन की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? दक्षता बराबर होता है किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ किया गया कार्य बटे सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा। अब आप लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है, या पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखो, इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यही क्यों सर फॉर्मूला, दूसरा भी तो लगा सकते थे। 500 से 200 केल्विन, अब देखो इसमें से एक T1 है
और एक T2 है। T1 कौन सा है और T2 कौन सा है, इसका निर्धारण करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी उसमें इंजन आ जाए तो T1 वो है जो कम वैल्यू का होगा और T2 वो है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो T1 का मान तो 200 केल्विन होगा और T2 का मान 500 केल्विन होगा। इसको याद रख लेंगे आप लोग। अच्छा, यदि ये भी कंफ्यूज हो जाओ तो भी डरने की बात नहीं है, मैं उसका भी समाधान बताऊंगा। उसमें इंजन द्वारा किया गया अधिकतम कार्य यानी आप लोगों को W निकालना है, जबकि इंजन के द्वारा दी गई ऊष्मा, इंजन के द्वारा अवशोषित ऊष्मा 500 केल्विन पर 1000 जूल है। सिस्टम ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, इसका मतलब 1000 जूल प्लस में है। W निकालना आप लोगों को, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर नीटा बराबर क्या होता है, नीटा बराबर होता है W/Q। एकांक ऊष्मा अवशोषित करने पर इंजन द्वारा किया गया कार्य इंजन की दक्षता कहलाती है। अब यहाँ पर आपको W निकालना है, तो W बराबर आ जाएगा दक्षता गुणा नीटा, W बराबर दक्षता गुणा Q। अब Q का मान दे रखा है लेकिन दक्षता का मान नहीं दे रखा, तो दक्षता का क्या फॉर्मूला होता है, नीटा बराबर, ये तो कार्नो इंजन की दक्षता, उत्क्रमणीय इंजन का मतलब कार्नो इंजन है, 1 माइनस T1/T2, ये इसकी दक्षता होती है। तो नीटा बराबर 1 माइनस T1 कितना है, बटे T2 का मान कितना है 500, 200/500 बराबर 1 माइनस 2/5, 2/5 का मतलब 0.4 आ गया क्या, तो 1 माइनस 5 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.4 बराबर 0.6 है। तो जो नीटा है वो 0.6 आ गई इसकी दक्षता। अब देखो आप लोग, कार्य क्या आ जाएगा, कार्य बराबर आ जाएगा 0.6 गुणा 1000 बराबर आ जाएगा 600 जूल, 600 जूल, एक नंबर ऑप्शन। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, यदि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि यार T2 200 लूँ कौन सा लूँ, कोई बात नहीं, आपने मान लीजिए T1 की वैल्यू 500 केल्विन ले ली और T2 की वैल्यू 200 केल्विन ले ली। मान लो गलत कर दिया आपने, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आप नीटा निकालोगे, नीटा निकालोगे तो 1 माइनस 500/200 करोगे, 500/200 का मतलब ये कट गया, 5 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 2.5, 1 माइनस 2.5 बराबर माइनस का 1.5। अब आप एक बात बताओ यार, समझदार हो, किसी भी इंजन की दक्षता कभी ऋणात्मक होती है क्या, है? भी मान लीजिए आप काम कर, आपके पिताजी ने कहा कि जा पानी का गिलास ला भर के, तो आप या तो लाके दे दोगे या नहीं लाके दोगे, गिलास भर के ले आ, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाली गिलास ला दोगे या नहीं लाके दोगे, तो काम जीरो हो जाएगा, माइनस में कैसे होगी दक्षता, है ना। तो कभी भी किसी भी इंजन की एफिशिएंसी, दक्षता जो भी है वो शून्य या ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य हो सकती है। तो यदि आप लोगों को ऋणात्मक मान आता दिखे तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, उसको आप लोग सुधार लीजिए। अति शीतत जल अचानक जम जाता है तो प्रणाली में मुक्त ऊर्जा, यानी पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, जम गया, ठंडा पानी जम गया, ठोस अवस्था में आ गया, तो इसकी मुक्त ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से देखो एक बार आप। कई बार क्या है, कुछ छोटा सा माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा सा। अति शीतत जल, आपने फ्रिज में पानी रखा है और वो जमा है, तो इसका मतलब वो एक स्वतः प्रक्रम है। अति शीतत जल का जमना कैसा होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। स्वतः प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब बढ़ता नहीं है, घटता है। आप फ्रिज में पानी रख रहे हैं तो पानी को अतिशीत कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। यदि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो वो जमेगा, और जमेगा इसका मतलब क्या होगा, स्वतः प्रक्रम होगा। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक गैर रेखीय त्रिपरमाणवीय गैस के लिए मोलर ताप क्षमता, मोलर हीट कैपेसिटी स्थिर आयतन पर होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि आप लोग इस प्रश्न की गहराई में जाओगे तो यह कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इसमें CV का मान पूछा है, CV। अब सर CV का मान क्या होता है, तो CV बराबर होता है F/2,
CV बराबर F/2। और यदि CP पूछता तो CP क्या होता है? CP माइनस CV बराबर R। तो CP का मान CV रख करके कर दो आप लोग। अब आपको दिया है त्रिपरमाणुवीय गैस, इसका मतलब यह बहुपरमाणुवीय गैस है। और बहुपरमाणुवीय गैस के लिए त्रिपरमाणुवीय गैस है, बहु नहीं है, ये त्रिपरमाणुवीय गैस है। त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए, त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए F की वैल्यू क्या है? स्वतंत्रता की कोटि है। स्वतंत्रता के कोटि के 3 प्रकार के मान होते हैं। कौन कौन से? याद है? याद करो। त्रिपरमाणुवीय गैसों के स्वतंत्रता की कोटि का मान कितना होता है? 6। तो CV का मान कितना आ जाएगा? 6/2 बराबर 3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तापमान एक अवस्था फलन है। कथन गलत कौन सा है ये देखना आप लोगों को। तापमान एक अवस्था नहीं, तापमान एक अवस्था फलन है क्योंकि पथ फलन दो ही है दुनिया में, कार्य और ऊष्मा। कार्य और ऊष्मा, हीट, दो पथ फलन है। यहाँ पर अवस्था और पाथ फलन की बात हो रही है, तो आपको यह याद रखना है कि पाथ फंक्शन दो ही है। कौन कौन से हैं? एक तो कार्य है और एक ऊष्मा है। ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है, QV और QP। QP स्टेट फंक्शन है और QV पाथ फंक्शन है। अब देख लो, बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, बाकी सारे Q और W को छोड़ करके। तो तापमान एक अवस्था फलन है, कार्य एक अवस्था फलन है। कार्य अवस्था फलन नहीं है, कार्य कैसा है? पथ फंक्शन है। और ये गलत की बात कर रहा है तो ये रहा, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सक्रिय कार्बन पर N2 के सोखने के लिए, अच्छा, सक्रिय कार्बन का मतलब ये चारकोल है। एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब ये क्या है? चारकोल है। चारकोल ने नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण किया है। सोखने का मतलब यहाँ अधिशोषण हुआ है। चारकोल द्वारा नाइट्रोजन का अधिशोषण, ठीक है। अब देखो आप लोग, अधिशोषण की क्या खास बातें हैं? एक नंबर बात, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिस्टम ऊष्मा देगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब क्या है? सिस्टम ऊष्मा रिलीज करेगा, निकालेगा, तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दूसरी बात, अधिशोषण होगा तो नाइट्रोजन गैस जो पहले इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर घूम रही थी, अधिशोषित होने के बाद में क्या हो जाएगा इनका? ये एक जगह चिपक जाएगी। इसका मतलब एंट्रोपी में कमी आएगी। एंट्रोपी में कमी आएगी। अब एंट्रोपी में कमी आएगी, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देख लो आप लोग क्या करें। डेल्टा एच जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, नेगेटिव, हाँ, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो होगा। डेल्टा एच नेगेटिव लेस देन जीरो होगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? स्टेटमेंट याद है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार कम नहीं हो रही। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है या एंट्रोपी की अवधारणा को बताता है। यह नियम कहता है कि यदि आप, एक नंबर बात, किसी भी सिस्टम को ऊर्जा दोगे तो वो सारी की सारी ऊर्जा कार्य में रूपांतरित नहीं हो सकती। आप यदि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करोगे तो थोड़ी बहुत ऊर्जा का ह्रास होगा, कुछ ऊर्जा जो है वो
बीच में दूसरे अन्य कामों में खर्च हो जाएगी। ये कहता है कि स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं और अस्वतः प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। और ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो स्वतः प्रक्रम होंगे उनके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू सदैव पॉजिटिव आएगी। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। सभी स्वतः प्रक्रम ऊष्मागतिक रूप से अनुत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये नियम मैंने अभी बताई थी कि दूसरा नियम ये बात कहते हैं। परम शून्य ताप पर मुक्त ऊर्जा शून्य नहीं होती, ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा का आयाम नहीं है, यानी कहां पर ऊर्जा नहीं आ रही। देखो आप लोग, दाब इंटू आयतन तो होता है कार्य। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। वोल्ट गुना आवेश, ये गुलाम का मतलब क्या है, यहाँ पर आवेश है तो ये भी कार्य है। दाब गुणा आयतन कार्य है। कार्य क्या चीज है, कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल का मतलब ये एक प्रकार की ऊष्मा है। लेकिन दाब गुणा क्षेत्रफल क्या होगा, P गुणा A। पल बराबर क्या होता है, F बराबर पल बराबर। पता है आपको, क्या आप लोगों को दाब P और A में संबंध पता है, याद करो जरा। ये चीज बल है, F बराबर P गुणा A, और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतः प्रक्रिया के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होता है, डेल्टा एस का मान। स्वतः प्रक्रम वे होते हैं जहां पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो डेल्टा एस का मान 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। डेल्टा एस की वैल्यू क्यू बट टी से ज़्यादा होगी। देखो ऐसा होगा कि आपको डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव तभी आएगा ना जब वैल्यू क्यू बटे टी से ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर 3 अभी पढ़ा आपने। स्वतः प्रक्रम के लिए एंट्रोपी बढ़ रही है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए मापदंड है। उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन से होते हैं, तंत्र के सभी भाग पूर्ण उष्मागतिक साम्य में है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, छोटे छोटे साम्य स्थापित होते हैं। तंत्र और परिवेश ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए स्वतंत्र बिल्कुल होते हैं। तंत्र द्वारा लगाया गया दाब आसपास के दबाव के बराबर होने चाहिए, तभी वो उत्क्रमणीय होगा। और उपरोक्त सभी ये सारे स्टेटमेंट उत्क्रमणीय के लिए सही है। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय प्रक्रम साम्य अवस्था में आएगा तो छोटे प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होते हैं, एक जो प्रक्रम है ना उसमें छोटे साम्य होते हैं, छोटे। और ऊर्जा का आदान प्रदान तो वो करेगा। कोई उत्क्रमणीय है, कोई वो रुद्धोष्म थोड़ी है। अगला, यदि एक द्विपरमाणुवीय गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो गैस को 20 जूल ऊष्मा दी जाए तो आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। आप लोगों ने उस गैस को या उस सिस्टम को 20 जूल की ऊर्जा दे दी है, ऊष्मा दे दी है, यानी डेल्टा क्यू बराबर प्लस की 20 जूल है। आप ऊष्मा दे रहे हैं ना सिस्टम को, इसका मतलब प्लस का 20 जूल है। और आपको निकालना क्या है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा ई ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। जबकि गैस एक द्विपरमाणुवीय है, ठीक है, और कोई कंडीशन यहाँ पर स्थिर दाब है, डेल्टा पी बराबर 0 है। ये चीजें लिख लिया करो, जहां जो चीज दी है वो लिख लिया करो। अब देखो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर एन सी वी डेल्टा टी होता है। अब यदि ये स्थिर ताप पर प्रोसेस होता और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछता तो आप लोगों को कोई जोर नहीं आता। क्यों नहीं आता, जोर कहाँ से आता, डेल्टा टी की वैल्यू 0 कर देते। यदि स्थिर तापी होता तो डेल्टा ई का मान 0 हो जाता। सीवी का मतलब क्या है, अभी बताया आप लोगों को, सीवी बराबर एफ बटे 2 आर। एफ बटे 2 लगा दो आप लोग। अब द्विपरमाणुवीय गैस के लिए एफ का मान 5 होता है, ठीक है।
द्विपरमाणुवीय गैस के लिए F का मान 5। अभी मैंने पूछा था आप लोगों से प्रश्न कि F के मान कितने होते हैं। एक परमाणुवीय गैस के लिए 3, द्विपरमाणुवीय के लिए 5 और बहुपरमाणुवीय गैसों के लिए होते हैं 6। तो डेल्टा E का मान क्या आ जाएगा, N गुणा F बटे 2R गुणा डेल्टा टी, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बटे 2 गुणा NR डेल्टा टी। आप लोगों को ये डेल्टा E निकालना है। तो द्विपरमाणुवीय गैस दिया है, तो द्विपरमाणुवीय गैस के लिए जो F है इसका मान होता है 5, इसलिए ये F बटे 2 का फॉर्मूला हम लोग लाए हैं। अब आगे देखो, अभी तो और टाइम लगेगा क्योंकि n का मान आप लोगों के पास चलो एक मान ही ले, r की वैल्यू दी जाए तो डेल्टा t की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन में और कुछ भी पूछना चाहता है ये। अब देखो W बराबर क्या होता है, PdV। आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है, PdV बराबर n r डेल्टा टी। इसका मतलब ये, या इसको डेल्टा W मान लो, इसका मतलब एन आर डेल्टा टी जो है वो P डेल्टा W के बराबर होगा। तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा F बटे 2 गुणा डेल्टा W। आप लोग अभी समझो मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा T होता है, CV का मान F बटे 2 R होता है, F का मान 5 है, खैर ये रख लेंगे हम लोग। तो मैंने CV का मान F बटे 2 R लिखा और इसको ऐसे लिख दिया F बटे 2 NR डेल्टा T। मुझे पता था कि डेल्टा W बराबर PdV होता है और PV बराबर NRT होता है, तो P डेल्टा V बराबर NR डेल्टा T हो गया। इसका मतलब NR डेल्टा T जो है वो डेल्टा W के बराबर है। तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो इसके बराबर आएगा। यदि आपको कोई डेल्टा W का मान बता देता है तो आप आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है, वो क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। ठीक, क्योंकि डेल्टा Q दिया है आप लोगों को, डेल्टा E निकालना है, तो आप इनमें कोई संबंध निकाल सकते हैं, यहां से कुछ ना कुछ संबंध निकाल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा Q बराबर F बटे 2 गुणा डेल्टा W प्लस डेल्टा W। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा Q बराबर डेल्टा W F बटे 2, F ये स्मॉल है मतलब F बटे 2 प्लस में 1। तो डेल्टा Q बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा W गुणा ये 2 तो आ गया यहाँ पर, F बटे 2 प्लस 1 को हल कर लो, F बटे 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, F प्लस में क्या आ जाएगा 2। ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, नहीं, F की वैल्यू रख के ही कर लेंगे, चलो छोड़ो इसको, गुणा F की वैल्यू कितनी है 5 बटे 2 प्लस में 1। अब 5 बटे 2 प्लस 1 को हल करो, 5 बटे 2 प्लस 1 ये आ गया 2, 5 प्लस 2 बराबर 7 बटे 2 आ गया। तो डेल्टा Q बराबर आ जाएगा डेल्टा Q बराबर, समझते रहो एक बार, ये क्वेश्चन बड़ा है। डेल्टा Q बराबर आ गया डेल्टा W गुणा 7 बटे 2, यही आएगा क्या, तो 2 आ गया एलसीएम, 5 प्लस 2, हाँ यही आएगा। अब यदि डेल्टा W का मान यहाँ रख देते हैं तो क्या आप लोगों के पास उत्तर आ जाएगा। तो डेल्टा W कहाँ से निकालेंगे हम लोग, आगे निकालेंगे, लेकिन डेल्टा W की वैल्यू कहाँ से आएगी, डेल्टा W बराबर आ जाएगा डेल्टा Q बटे ये। ठीक है, तो देखो आप डेल्टा W बराबर डेल्टा Q बटे 2 गुणा 7। अभी तक आप लोगों ने क्या किया, देखो डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा T था, NCV डेल्टा T में CV की वैल्यू आप लोगों ने रखी है, जो आप लोगों के पास आई ये कुछ। ठीक है, अब डेल्टा W जो NR डेल्टा T था वो डेल्टा W के बराबर था, और डेल्टा W का मान आप लोगों को ज्ञात करके यहाँ यदि वैल्यू रख देंगे आप लोग तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे पास कैसे न कैसे डेल्टा W का मान आ जाए।
डेल्टा डब्ल्यू का मान निकालने के लिए मुझे डेल्टा क्यू दिया गया था, वो डेल्टा क्यू रहा, ये रहा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू के द्वारा हम डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू का मान यहाँ रखेंगे तो डेल्टा ई का मान आ जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू का मान है 20 प्लस का गुणा 7/2 बराबर ये आ जाएगा 70 जूल। समझ गए आप लोग बात। अब डेल्टा ई बराबर क्या होगा, देखो अब आएगा ये प्रश्न। डेल्टा ई बराबर F/2, F का मान है 5/2 गुणा 70 बराबर 35, 5 गुणा 35 इतना उत्तर आ जाएगा। 5 गुणा 35 का मतलब 5 5 या 25, 2 5 या 15 और 2 17 इतना जूल उत्तर आएगा। तो 4 जूल नहीं है, 8 नहीं है, 3 नहीं है, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न समझे कि नहीं समझे आप लोग, इसको एक बार फिर से करना, हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रक्रम में शून्य के बराबर नहीं है। आप लोगों को मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया कि चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस के लिए चक्रीय प्रक्रम में 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, आप लोगों को पता है। एक होता है पथ फलन और एक होता है अवस्था फलन। एक तो होते हैं पाथ फंक्शन यानी कि पथ फलन। तो जो पथ फलन है वो कौन कौन से होते हैं, W और H दो ही तो होते हैं, या E मान दो H को, या एंथैल्पी मान लेंगे हम लोग, Q मानो इसको, W और Q। चक्रीय प्रक्रम में जितने के जितने पाथ फलन होते हैं वो कभी भी शून्य नहीं होते, लेकिन जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस में सारे के सारे स्टेट फंक्शंस जो हैं वो शून्य होते हैं। तो चक्रीय प्रक्रम में पथ फलन शून्य नहीं होते, लेकिन चक्रीय प्रक्रम में अवस्था फलन शून्य होते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू शून्य नहीं हो सकते। प्रश्न है कि शून्य नहीं है, डेल्टा जी शून्य है, डेल्टा डब्ल्यू शून्य नहीं है, डेल्टा एच शून्य है, डेल्टा एच शून्य। क्यों? क्योंकि क्यू और एच दो ही तो पथ फलन है, इनका मान शून्य नहीं हो सकता। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेयर का सूत्र नहीं है। ये तो है ही। अच्छा सर ये आते नहीं है, करके भी मत देखो नहीं आते तो। ये देखो क्या दिया है, CP प्लस R बराबर CV। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CP इसको इधर लाओ माइनस CV बराबर R को आगे ले जाओ माइनस का R। क्या ये मेयर का संबंध है क्या? CP माइनस CV बराबर प्लस R होता है, माइनस का R नहीं होता। कई बार ऐसे भी माइंड लगाना पड़ सकता है। अब ये और ये तो एक ही सूत्र है, CP माइनस CV बराबर N के, और अपने को पता है कि R बराबर N के ही तो होता है। N के, N का मतलब अवोगाद्रो संख्या है, K का मतलब मैक्सवेल वोल्टाजमैन का कांस्टेंट है। तो मैक्सवेल वोल्टाजमैन का कांस्टेंट गुणा अवोगाद्रो संख्या बराबर गैस नियतांक होता है। तो ये दोनों तो एक ही है। CP माइनस CV बराबर R होता है, तो नंबर 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था फलन है, यानी स्टेट फंक्शन भी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, दोनों चीजें हों, जो अवस्था फलन भी है। तो चलो पहले तो देखो आप लोग कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, ताप अवस्था फलन है, मोलर ऊष्माधारिता अवस्था फलन है, टेम्परेचर अवस्था फलन है, सारे के सारी अवस्था फलन है। सर आपको कैसे पता चला? मुझे पता है दो ही तो पथ फलन है, कार्य और ऊष्मा। कार्य और ऊष्मा दो ही तो पथ फलन है, बाकी सारे के सारे क्या है? अवस्था फलन है। समझ गए आप लोग बात? अब देखो आप लोग, इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का मतलब देखो आप, आंतरिक ऊर्जा मात्रा आश्रित है, एक्सटेंसिव है। आंतरिक ऊर्जा मात्रा पर निर्भर करेगी। ऊर्जा जितनी भी है ना, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, एंट्रोपी हो, ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, याद ना रहे तो याद रखो, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब देखो द्रव्यमान आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्थितिज ऊर्जा mgh, द्रव्यमान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जहां पर भी द्रव्यमान आएगा ना, वहां पर मात्रा आश्रित होगा। तो आंतरिक ऊर्जा मात्रा आश्रित है, दाब
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है। तो एकांक आ गया, ये मात्रा स्वतंत्र है, मोलर मात्रा स्वतंत्र है, तापमान मात्रा स्वतंत्र है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मात्रा आश्रित और मात्रा स्वतंत्र में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मात्रा स्वतंत्र प्रॉपर्टी का मतलब जहां पर मात्रा ना आए। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव शब्द आते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को, तो याद रखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मात्रा आश्रित गुण होता है।